तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मैलॉक और कैलॉक में डिफरेंस की। मैलॉक एक प्रीडिफाइंड फंक्शन, कैलॉक भी प्रीडिफाइंड फंक्शन, दोनों मेमोरी एलोकेशन के लिए। मेमोरी एलोकेशन का ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है मैलॉक, मेमोरी एलोकेशन के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। वो पैरामीटर भले ही अभी हमने एक एक्सप्रेशन दे रखी है, बट ओवरऑल वो एक ही पैरामीटर है, कॉमा से सेपरेट करते हुए मल्टीपल पैरामीटर नहीं है। ये वो साइज जितनी मेमोरी आपको एलोकेट करनी है। तो ये सिंटैक्स वाइज डिफरेंस है। और यहाँ पे ये जो मैलॉक मेमोरी एलोकेट करता है वो मेमोरी पहले से कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसका स्टार्टिंग एड्रेस लाके प्रोवाइड कर देता है जिसे हमने असाइन करवा लिया था ए में। बट बाई चांस अगर ये उतनी कंटिन्यूअस मेमोरी को एक साथ ढूंढ ही नहीं पाया, जैसे हम एक कहानी के साथ जो बात कर रहे थे कि एक इवेंट है जहां पे बहुत से लोगों का ग्रुप एक साथ जाके बैठना चाहता है। वो ढूंढता है कि चेयर्स जो लगी हुई है वहां पे पहले से कुछ कुछ कैंडिडेट रैंडम पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो जो ग्रुप था, सपोज 10 पर्सन का जो ग्रुप था, सपोज वो चाहता है पूरा ग्रुप एक साथ बैठे। तो वो ढूंढता है कि 10 चेयर्स एक साथ कहाँ पे अवेलेबल है, पहले से एक साथ कहाँ पे अवेलेबल है 10 चेयर्स फ्री, जिन पे कोई नहीं बैठा हुआ, फ्री अवेलेबल है जो चेयर्स। तो उससे एलोकेट करेगा और उसका एड्रेस लाके प्रोवाइड कर देगा। ऐसी मेमोरी जो कोई और काम में नहीं ले रहा, ऐसी कंटिन्यूअस मेमोरी अगर पहले से कहीं पे मिल जाती है तो उसका एड्रेस लाके प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट सपोज करो उस इवेंट में पहले से कैंडिडेट रैंडम पोजीशंस पे बैठे हुए इस तरीके से कि कहीं पे भी 10 चेयर्स एक साथ पहले से फ्री नहीं है। तो वो 10 चेयर्स के लिए जो ग्रुप ढूंढ रहा था कि 10 चेयर्स एक साथ फ्री होती तो एलोकेट कर लिया जाएगा, वो उसे नहीं मिलेगा। और मैलॉक को अगर मेमोरी नहीं मिली, उस केस में ये एड्रेस कौन सा प्रोवाइड करता है, एक ऐसा एड्रेस जो कहीं का भी एड्रेस नहीं है, जिसे हम कहते हैं नल एड्रेस, जिसकी बात हमने पहले भी की है पॉइंटर के साथ भी। नल एक ऐसे एड्रेस, जीरो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है जो कहीं का भी एड्रेस नहीं है पूरी रैम के अंदर। वो एड्रेस है नल एड्रेस, जीरो एड्रेस। और यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं ये नल एड्रेस प्रोवाइड कर देता है मैलॉक, जबकि हो सकता है वहां पे रैंडम प्लेसेस पे कुछ कुछ चेयर्स जो फ्री हैं, कंबाइंडली देखे तो 10 से ज्यादा चेयर्स फ्री रही होंगी, ऐसा पॉसिबल होगा। तो मैलॉक बहुत जल्दी हो सकता है कभी ऐसा कह दे कि मेमोरी अवेलेबल नहीं है, अगर जितनी मेमोरी आप चाहते हैं वो कंटिन्यूअसली पहले से नहीं है तो। जबकि ये जो कैलॉक अवेलेबल है, क्लियर एलोकेशन वाला ये जो फंक्शन अवेलेबल है कैलॉक, इस पर्टिकुलर फंक्शन में दो पैरामीटर दिए जा रहे हैं। पहला नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, दूसरा हर एक एलिमेंट का साइज कितना। ये भी मेमोरी एलोकेट करके लाता है, लेकिन ये साथ में रीअरेंजमेंट परफॉर्म करता है। रीअरेंजमेंट का मतलब कुछ ऐसा कि वो 10 पर्सन का ग्रुप आया, वो देखते हैं स्टार्टिंग के 3 चेयर्स पे कोई बैठा हुआ है, बट उसके बाद 5 चेयर्स फ्री है। तो वो कहते हैं ये 5 चेयर्स फ्री है। उसके बाद में जो दो कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर देगा कि आप प्लीज दूसरी चेयर पे जाके उधर बैठ जाओ जहां फ्री है, वहां बैठ जाओ। और ओवरऑल उन 2 चेयर्स के अवेलेबल होते उसके बाद में 3 चेयर्स फिर से अगर फ्री थी, तो टोटल चैन टोटल 10 चेयर्स फ्री अवेलेबल हो गई है, जिसको एलोकेट कर लिया जाएगा और उसका एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी अप्रोच रहेगी कैलॉक की कि मेमोरी सेगमेंट में जितनी मेमोरी अवेलेबल दिखती जाएगी, फ्री दिखती जाएगी, उनको रीअरेंज इस तरीके से करेगा कि फाइनली कंटिन्यूअस मेमोरी मिल सके उतनी जितनी इस साइज के, इतने साइज के जो इसका सेकंड पैरामीटर है, इस साइज के उतने एलिमेंट जो इसका फर्स्ट पैरामीटर है, उन्हें स्टोर किया जा सके, उतनी मेमोरी ये फाइनली रीअरेंजमेंट के थ्रू प्रोवाइड। अगर ये प्रोवाइड कर देता है तो उसका एड्रेस ला के दे देगा जो हमने ए में असाइन कर लिया। बट बाई चांस अगर ये रीअरेंजमेंट करके भी प्रोवाइड नहीं कर पाया, जैसे सपोज करो उस इवेंट में 500 पर्सन का एक ग्रुप पहुंच गया और वहां पे चेयर इतनी नहीं थी, या चेयर स्टार्टिंग में रही भी थी तो कुछ कैंडिडेट बैठ गए जिसके कारण फाइनली अब उतनी चेयर अवेलेबल नहीं है। तो कैलॉक भी रीअरेंजमेंट करके भी मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया, तो भी यहाँ पे एड्रेस क्या ला के दे देगा, नल। अप्रोच बेटर कौन सी अगर हम इसकी बात करें,
तो जैसे अभी यहाँ पे हम नल के लिए क्या कह रहे हैं कि हम ये मैसेज प्रिंट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, आप चाहो बीच में गेट से देना दे सकते हो। बट क्या सिग्निफिकेंस है ये एग्जिट का? एग्जिट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो प्रोग्राम को खत्म कर रहा है यहाँ पे, कि अगर इस पर्टिकुलर इफ के अंदर गए तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, कैरेक्टर रीड करने के लिए रुकेगा और फिर प्रोग्राम खत्म कर देगा। एग्जिट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम है प्रोग्राम टर्मिनेट करना। इसकी हेडर फाइल stdlib.h या फिर process.h, हमने ऑलरेडी stdlib.h इंक्लूड कर रखा है, तो कोई और हेडर फाइल इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ के साथ ये जो एग्जिट प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसके साथ एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत होगी, एक कोड देने की जरूरत रहेगी। और ये जो न्यूमरिक वैल्यू सिंटेक्स ये प्रीडिफाइंड फंक्शन का है, हमने इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, इसे रिक्वायर्ड है एक पैरामीटर, एक न्यूमरिक डेटा। वो न्यूमरिक कोड जो एक इंटीजर वैल्यू जो इसे रिक्वायर्ड है वो किस पर्पज से, कि अगर आपको लगता है प्रोग्राम जो आप टर्मिनेट कर रहे हो एग्जिट फंक्शन की हेल्प से, वो इसलिए टर्मिनेट कर रहे हो क्योंकि आपको सॉल्यूशन जल्दी मिल गया। आप कुछ काम कर रहे थे, जैसे आप सपोज एक एरे में वैल्यू सर्च कर रहे थे और सर्च करते टाइम आपको वैल्यू मिल गई, तो आप चाहते हो वो लूप क्या पूरे प्रोग्राम को छोड़ के ही बंद कर दे, वहीं पे मैसेज प्रिंट कर दिया और वहीं पे प्रोग्राम खत्म कर दे। तो उस वक्त आप दोगे यहाँ पे वैल्यू 0। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रोग्राम जल्दी कंप्लीट हो गया, उस सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दोगे 0। बट अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आई जिसके कारण मजबूरी में हम प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहे हैं किसी एरर के कारण से, लॉजिकल सेंस में कोई एरर, जैसे मेमोरी नहीं मिली तो एरे को मेमोरी ही नहीं मिली तो एरे का काम क्या करेंगे, तो इस कारण से बंद कर रहे हैं, तो दे दिया उससे कोई न्यूमरिक डेटा जैसे 1 2 3 जैसी नॉन जीरो वैल्यूज। पहली बार ये प्रॉब्लम आती है किसी प्रोग्राम में, एक जगह पे जैसे मेमोरी नहीं मिली तो हो सकता है वहां दे दिया एग्जिट 1। दूसरी जगह पे डिवीजन करना चाहते हैं लेकिन डिवाइड करते टाइम दूसरी वैल्यू जो जिससे डिवाइड करते हो वो वैल्यू मिल गई 0, तो 5 डिवाइड बाई 0 कभी करना नहीं चाहोगे। उस केस में हो सकता है आपने कर दिया फिर से एग्जिट वाला स्टेटमेंट प्रोवाइड एग्जिट 2, क्योंकि ये एग्जिट वाले केसेस इफ के अंदर नॉर्मली जो अवेलेबल दिखेंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो एग्जिट प्रोवाइड करने का तरीका हम सोच रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो एग्जिट करेंगे, नहीं आई तो आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट कोई और प्रॉब्लम आई तो एग्जिट करेंगे, नहीं आई तो आगे चलता रहेगा। और ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं, चाहे 0 दें, चाहे 1 दें, चाहे 2 दें, हमारे प्रोग्राम पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये वैल्यू किसके लिए है, तो अगर हम कंपाइलर की हेल्प से अपने प्रोग्राम को परफॉर्म करवा रहे हैं, कंपाइलर के लिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से परफॉर्म करवा रहे हैं तो ये वैल्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और ऐसा देना बेटर रहेगा। वो बात अलग है अगर आप यहाँ पे मेमोरी नहीं मिली इसलिए जा रहे हैं फिर भी 0 दे देते हैं तो दे सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। बट जो इस वैल्यू का सिग्निफिकेंस है वो ऐसा है कि 0 तब दो जब काम जल्दी खत्म हो गया, सक्सेसफुल रहा है टास्क, तो 0। लेकिन अगर फेलियर के कारण बाहर जा रहे हैं कि काम करना था मजबूरी के कारण जा रहे हैं, तो 1 प्रोवाइड कर दो। जैसे इस केस में हमने प्रोवाइड कर रखा है ये 1, इस तरीके से दे रखा था एग्जिट के लिए हेडर फाइल stdlib.h, और सेम ऐसा ही हमने प्रोवाइड कर रखा है जब हमने कैलॉग ट्राई किया तो, क्योंकि कोई भी फंक्शन जैसे मैलॉग या कैलॉग में से कोई सा भी फंक्शन अगर मेमोरी एलोकेट नहीं करवा पाएगा तो हम चेक कर रहे हैं कि वो अगर नल मिला मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं करवा पाया, तो हम कह रहे हैं ये मैसेज दिया और इसी प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट कर दिया। बट ये मैसेज अभी हमारे सामने प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं अभी जितने एलिमेंट्स की उतनी मेमोरी तो रैम में मिल रही है, तो ये मैसेज अभी देखने को हमें नहीं मिलेगा। बट होपफुली आपको इस बात का आइडिया लगा होगा। अब यहाँ पे अगर हम जो डिफरेंस की बात कर रहे थे मैलॉग कैलॉग में, वो एक बार वापस कहें तो पहला डिफरेंस तो सिंटेक्स वाइज, मैलॉग में 1 पैरामीटर, कैलॉग में 2 पैरामीटर्स। वर्किंग की करस्पॉन्डिंग मैलॉग डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन वाली अप्रोच है कि पहले से वो कंटिन्यूअस मेमोरी होनी चाहिए जिसे एलोकेट करना है, अगर उतनी नहीं है तो मना कर देगा, मतलब नल मिल जाएगा। जबकि कैलॉग रीअरेंजमेंट के थ्रू मेमोरी एलोकेशन की अप्रोच है, वो क्या कहता है कि थोड़ी मेमोरी फ्री मिली है, रीअरेंज करो, कोशिश करो कि हो सकता है कंप्लीटली उतनी मेमोरी अवेलेबल हो जाए, डेटा शिफ्टिंग इधर उधर करके।
तो रीअरेंजमेंट वाली अप्रोच है कैलॉग की। तो वर्किंग में ये डिफरेंस है, मेलॉग डायरेक्टली, कैलॉग रीअरेंजमेंट वाली अप्रोच में काम कर रहा है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम की, कि टाइम किस में कम लगेगा और किस में ज्यादा लगेगा, तो मेलॉग में टाइम कम लगेगा, कैलॉग में कंपेरेटिवली ज्यादा लग सकता है। रीजन, मेलॉग सिंपली देखता है कि वो मेमोरी है या नहीं है, यस या नो वाले सेंस में। रीअरेंजमेंट जैसी चीज कर ही नहीं रहा जिसमें टाइम लगे। जबकि कैलॉग क्या कहता है, कैलॉग आगे देख रहा है कि हो सकता है अभी थोड़ी सी मिल गई मेमोरी, आगे फिर देख रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ओवरऑल रीअरेंजमेंट परफॉर्म करने में टाइम लग सकता है। तो मेलॉग और कैलॉग में टाइम की करस्पॉन्डिंग बात करें तो मेलॉग का टाइम कम लगेगा, वो या तो कहेगा मेमोरी मिल गई तो एड्रेस दे देगा, मेमोरी नहीं मिली तो नल ला के दे देगा, बट टाइम ज्यादा नहीं लगाएगा। जबकि कैलॉग क्या है कि अगर मेमोरी इजीली नहीं मिल रही थी, वो रीअरेंजमेंट करने लग गया है, तो रीअरेंजमेंट कभी कभी टाइम टेकिंग हो सकता है, मेलॉग के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा। तो टाइम ज्यादा किसका, कैलॉग का। मेलॉग के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लग सकता है, कैलॉग में ज्यादा टाइम, मेलॉग में कम टाइम। वहीं स्पीड की अगर बात करें तो टाइम और स्पीड में आप जानते ही हैं, जिसमें टाइम कम लगा उसकी स्पीड ज्यादा। तो मेलॉग की स्पीड ज्यादा, कैलॉग की स्पीड कम हो सकती है। और यही अगर बात करें बेटर जो हम कह रहे थे ना, वो किस एस्पेक्ट में, तो टाइम और स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेलॉग बेटर लग रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैलॉग बेटर है। रीजन, मेमोरी को अच्छे से काम में ले रहा है, तो बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन कैलॉग प्रोवाइड करता है। मेलॉग के कंपैरिजन में अगर हम बात करें मेमोरी यूटिलाइजेशन किसका अच्छा किसका कम, तो उस केस में मेलॉग के कंपैरिजन में कैलॉग का मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा बेटर है। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है कैलॉग, कि अगर डायरेक्टली नहीं भी मिल रहा तो भी रीअरेंजमेंट करके हो सकता है मेमोरी मिल जाए तो प्रोवाइड कर देगा, बट अगर रीअरेंजमेंट से भी नहीं मिलती तब जाके ये मना करेगा। तो हमें अपने प्रोग्राम में किसे काम में लेना चाहिए, तो एक बार सोच के देखें कि एक्चुअली उस इवेंट पे आप बहुत से बड़े ग्रुप के साथ जा रहे हैं और आपके पास दोनों अप्रोचेस हैं, मेलॉग और कैलॉग, तो आप क्या करोगे। तो पॉसिबली आप ऐसा करोगे कि पहले आप मेलॉग को अप्लाई करोगे, पहले मेलॉग को अप्लाई कराओगे, और मेलॉग अगर वो मेमोरी नहीं दिलवा पाता है, पहले तो गए डायरेक्टली वो चेक करते हो कि इतनी मेमोरी मिल जाएगी क्या, अगर मिल गई तब तो काम खत्म। बट अगर मेलॉग मेमोरी एलोकेट नहीं करवा पाता, उस केस में आप कैलॉग को काम में ले लोगे। और मेलॉग डायरेक्टली जो मेमोरी एलोकेट करवाना चाह रहा है वो अगर नहीं ला पाया, तो कैलॉग रीअरेंजमेंट के थ्रू मेमोरी लेके आ सकता है। अगर वो भी नहीं लेके आ पाया, तब तो फाइनली इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर ही देंगे। और मेमोरी चाहे मेलॉग से मिली है चाहे कैलॉग से, उस केस में उस मेमोरी को फ्री करने का तरीका क्या रहेगा, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी को फ्री करने के लिए फंक्शन है फ्री। मेलॉग कैलॉग फ्री, इनके लिए हेडर फाइल जो है वो है stdlib.h, या फिर टर्बो सी कंपाइलर पे alloc.h हेडर फाइल भी अवेलेबल है, devc पे stdlib.h। सिमिलरली एग्जिट फंक्शन के लिए हम हेडर फाइल की भी बात कर दें एक बार वापस, तो एग्जिट फंक्शन के लिए हेडर फाइल है stdlib.h या फिर process.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल या फिर प्रोसेस हेडर फाइल। कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। डिफरेंस, सिंटेक्स वाइज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वर्किंग के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट या रीअरेंजमेंट, साथ में टाइम के करस्पॉन्डिंग, स्पीड के करस्पॉन्डिंग, मेमोरी यूटिलाइजेशन के करस्पॉन्डिंग हमने बात की। साथ में एक और डिफरेंस है, मेलॉग की हेल्प से जब मेमोरी एलोकेट होती है उस मेमोरी पे इनिशियल जो डेटा होता है वो होता है गार्बेज, जबकि कैलॉग एक क्लियर एलोकेशन प्रोवाइड करता है। कैलॉग की हेल्प से जो मेमोरी मिली है उस पे इनिशियली जो डेटा होगा वो होगा 0। कैलॉग एक क्लियर एलोकेशन प्रोवाइड करता है, जबकि मेलॉग की हेल्प से जो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है उसमें गार्बेज है। कैलॉग के जो क्लियर एलोकेशन है उससे मिली मेमोरी में डेटा होता है इनिशियली 0। जब तक हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया तो भी क्या होगा, वहां 0 अवेलेबल होगा। बट मेमोरी चाहे गार्बेज डेटा के साथ मिली चाहे 0 डेटा के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आगे हम वो डेटा हो सकता है यूजर से रीड कर रहे हैं,
तो वो डेटा रिप्लेस हो जाएगा, चाहे गार्बेज था तो रिप्लेस हो गया, अगर वो 0 था तो भी रिप्लेस हो गया। फाइनली जो यूजर ने डेटा दिया वो डेटा मिल गया है और उसे हम काम में ले रहे हैं और मेमोरी फ्री करते हैं। इस तरीके से हमने प्रोग्राम दे रखा है जहां मैलॉक और कैलॉक दोनों को काम में ले रहे हैं। कुछ इस तरीके का हमने ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया। एग्जीक्यूट तो वर्क तो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसे हमने बात की थी। 6 एलिमेंट्स दिए हैं जैसे हमने 1 2 2 3 4 5 एंड 1 1 2 2 3 3 ऐसे हमने वैल्यूज अगर दे दी हैं तो इस केस में ये लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन जो हम लॉजिक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उसे ये परफॉर्म कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मेमोरी एलोकेशन के लिए मैलॉक और कैलॉक अवेलेबल है। बट यहीं पे मैलॉक और कैलॉक के अलावा जो मेमोरी एलोकेशन से रिलेट करने वाला फंक्शन है मैलॉक कैलॉक फ्री के अलावा, मैलॉक कैलॉक है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, मैलॉक भी कैलॉक भी मेमोरी एलोकेट करने के लिए, जबकि फ्री है मेमोरी डी एलोकेट, सॉरी मेमोरी डी एलोकेट का मतलब मेमोरी फ्री करने के लिए, जबकि री एलोक जो फंक्शन अवेलेबल है वो है री एलोकेशन परफॉर्म करने के लिए। मतलब ऐसा कि मेमोरी पहले एलोकेट की थी बट किसी रीजन से उसका साइज चेंज करना पड़ा, तो उस वक्त आप काम में ले सकते हो री एलोक फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल के साथ अगर हम बात करते हैं इस चीज की, हम यहां जो एग्जांपल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एग्जांपल हम हमने जो अभी लास्ट एग्जांपल देखा जहां मैलॉक और कैलॉक दोनों चीज काम किया, हमने उसे कॉपी किया अलग फाइल में पेस्ट कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो हम क्वेश्चन जो डिस्कस करना चाहते हैं वो कैसा कि एक एरे रीड करना है एंड इंसर्ट गिवन वैल्यू गिवन पोजीशन गिवन पोजीशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो टास्क कुछ ऐसा है कि हमें इनपुट जो लेना है वो इनपुट कैसा कैसा, तो एक तो सपोज हमने एरे पूछा, एरे के लिए होपफुली आप जानते ही हैं अप्रोच कि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछने के बाद एरे पूछा, फिर हम यहाँ यूजर से पूछते हैं कि वैल्यू कौन सी इंसर्ट करवानी है, एक अलग से वैल्यू पूछी, उस वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं इस एरे के अंदर, किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो पोजीशन भी हम यूजर से पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेटा जो इनपुट ले रहे हैं वो क्या है, एक एरे लेते हैं, पहले तो पूरा एरे नंबर ऑफ एलिमेंट पहले पूछा, जैसे यूजर ने नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए सपोज 7, तो इंडेक्स 0 से 6 तक हमने ये इंसर्ट करवा लिया डेटा पहले, फिर हमने यूजर से एक और नई वैल्यू अगर इंसर्ट करवानी है उसके लिए पूछा डेटा, यूजर ने जैसे दे दिया सपोज ये 40, साथ में पूछी पोजीशन, पोजीशन यूजर ने दे दी सपोज जैसे ये 4, तो हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट एरे लेके आना चाहते हैं फाइनली आउटपुट, वो आउटपुट कैसा उसे समझें, जहां पे हम चाहते हैं एरे पूरा ऐसा की ऐसा है, बस 4 पोजीशन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहाँ पे आ जाना चाहिए अब 40, और बाकी डेटा आगे अवेलेबल रहे। समझना इस चीज को, बाकी डेटा आगे अवेलेबल रहेगा मतलब 11 की जगह नहीं रखा है, पहले हमने ये पूरा डेटा आगे शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने की अप्रोच क्या रही होगी उसे समझें। 11 को अगर नेक्स्ट प्लेस पे ले जाएंगे तो 2 गायब हो जाएगा, मतलब पहले 11 को शिफ्ट नहीं किया, उससे पहले 2 हो गया, 2 से भी पहले 9 को गया, और 9 से भी पहले 50 हो गया। ओवरऑल स्टार्टिंग कहां से की, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को सबसे पहले उसके बाद वाली पोजीशन पे शिफ्ट करवा दिया, और जैसे ही वो शिफ्ट हो गया उसके बाद उससे प्रीवियस वाले को, जैसे 9 को उसके बाद वाली पोजीशन पे, 2 को उसके बाद वाली पोजीशन पे, एंड सो ऑन हम करते चले गए, कहां तक, जहां हमें डेटा इंसर्ट करना है उस इंडेक्स के डेटा को भी शिफ्ट करवा दिया, वहां तक हम चलते गए। तो कुछ इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड कर दिया। अब हम ये जो प्रोवाइड कर चुके हैं इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग के बाद ये नई वैल्यू हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। होपफुली क्वेश्चन तो क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है, इसे प्रोग्राम में कैसे करेंगे वो अब डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम में इस चीज को अगर हमें परफॉर्म करना है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अप्रोच के साथ,
चाहे डायनामिक मेमोरी लोकेशन के साथ, चाहे स्टैटिक मेमोरी लोकेशन के साथ, लॉजिक तो वही रहने वाला है। क्योंकि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन में अगर आप इस तरीके से 10 दे रहे थे सपोज, तो आप ये मान के चल रहे थे कि ये मैक्सिमम साइज आपने दे रखा है, भले ही नया डेटा इंसर्ट करवाए तो भी मेमोरी की कमी नहीं होगी, ये मान के चल रहे हो। तो उसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक सोच लोगे, जिससे वेस्टेज वाली हो रही होगी बट आंसर सही आ जाएगा। शॉर्टेज वाले केस में तो आंसर की गारंटी नहीं है। और शॉर्टेज वाली चीज मत सोचना कि एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो ये अब कम पड़ जाएगी जगह, क्योंकि अगर कम पढ़नी होती तो पहले ही पड़ जाती। हो सकता है यूजर स्टार्टिंग में 10 की जगह 15 एलिमेंट दे देता, तो पहले ही कम पड़ जाती। तो स्टैटिक मेमोरी लोकेशन में कितनी मेमोरी कम पड़ रही है उसे देखा ही नहीं जाता। नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, डायरेक्टली ये मानते हुए कर दो कि उसके बाद वाले इंडेक्स को हमें काम में लेना है, अभी तक जितना डेटा था उसके बाद वाले को। बट जब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कर रहे हैं और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट यूजर ने इनिशियली दिए थे 7, एन की वैल्यू दी 7, तो इंडेक्स 0 से इंडेक्स 7 तक डेटा रीड कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, किसी तरीके से इसके पास मेमोरी थोड़ी और देनी है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक और एलिमेंट की मेमोरी प्रोवाइड करनी है। तो क्या किया हमने, जब ये मेमोरी हमने एलोकेट करवा ली थी मैलॉक या कैलॉक की हेल्प से, उसके बाद डेटा भी हमने रीड कर लिया पूरा, और उसके बाद हमें जरूरत लगी नहीं हमें एक और वैल्यू वहां पे इंसर्ट करवानी है। तो हमने उसके लिए क्या किया वो समझे। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जो ले रखा था, ये टी नेम का वेरिएबल, उस वेरिएबल को ही हम काम में ले रहे हैं उस नई वैल्यू के लिए। या एक काम करते हैं, वेरिएबल नेम चेंज कर दिया, टी की जगह वी कर दिया वैल्यू के लिए, और हमने पी कर दिया पोजीशन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ही पूरा एरे रीड कर लिया एक बार, तो उसके बाद हम यूजर से पूछते हैं कि अब नया एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करवाना है। जैसे हमने दिया मैसेज एंटर वैल्यू विच यू वाना इंसर्ट, ऐसे हमने कुछ प्रोवाइड कर दिया एक मैसेज, आप चाहे अपने अकॉर्डिंग वो मैसेज दे सकते हैं। और स्कैनफ से हम रीड कर रहे हैं वो वैल्यू वी वेरिएबल के अंदर। जैसे ये वैल्यू हमने यूजर से रीड कर ली, उसके बाद हमें क्या करना है, वो पोजीशन भी पूछनी है। पोजीशन पूछने का टास्क क्या, तो हमने वही मैसेज कुछ प्रोवाइड कर दिया, एंटर पोजीशन दे दिया, एंटर पोजीशन वेयर यू वाना इंसर्ट, ऐसे कुछ मैसेज प्रोवाइड कर दिया। और हमने वो डेटा रीड कर लिया कहाँ, पी नेम का जो वेरिएबल लिया है पोजीशन पूछने के लिए, वहां हमने प्रोवाइड कर दिया। अब अगर पोजीशन यूजर ने 4 दी है तो एक्चुअली में इंडेक्स जहां पे आपको इंसर्ट करना है वो कौन सा है, इंडेक्स 3 है। पोजीशन अगर यूजर ने 4 दी है तो ये लूप कहां से कहां तक चला होगा, ये शिफ्टिंग वाला, पहले उसे समझें। अगर n की वैल्यू भी हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, जैसे सबसे पहले, क्योंकि एरे के लिए भी n पूछा, n की वैल्यू जैसे यूजर ने यहाँ दी है 7, तो हम ये जो एलिमेंट रीड कर रहे हैं इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 0 से 6 तक इंडेक्स अवेलेबल है, वहां डेटा रीड कर लिया। अब जब हम शिफ्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, n-1 वाला। तो n-1 वाले को हम शिफ्ट करते हैं उससे नेक्स्ट पोजीशन पर। n-1 से हमने स्टार्ट किया और डिक्रीमेंट ऑर्डर में चलेंगे, और जिसके लिए भी चल रहा है उससे उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट वाले प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हैं। और उस केस में ये लूप हम रोकना कब चाहेंगे, अगर हमने ये n-1 से स्टार्ट कर दिया, इसके लिए चलता है, फिर नेक्स्ट इसके लिए चल रहा है, फिर इसके लिए, मतलब 6 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 4 के लिए, और फिर 3 के लिए भी चलना चाहिए। जब हमारे पास अवेलेबल है क्या, ये n की वैल्यू 7 थी भले ही, तो उस केस में स्टार्ट किया 6 से, और कहां तक चल रहे हैं हम चल रहे हैं यहां तक, इस पर्टिकुलर पोजीशन तक, मतलब कौन सा 4 है तो 3 तक जा रहे हैं। तो ये लॉजिक हमने सोचा, और ये लॉजिक कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसे समझें। तो हमने यहाँ पे शिफ्टिंग जो परफॉर्म करनी चाहिए इस बार, वैल्यू तो अवेलेबल है वी डायरेक्टली, शिफ्टिंग जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो स्टार्ट किया n-1 से, और कहां तक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लूप जो दे रहे हैं डिक्रीमेंट ऑर्डर में,
इस शिफ्टिंग को हम प्रोवाइड कर रहे हैं कैसे, तो i+1 पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद वाली जगह पे, सबसे लास्ट वाले को उसके बाद वाली जगह पे, सेकंड लास्ट वाले को उसके बाद वाली जगह पे, एंड सो ऑन। और ये चीज हम कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल है पोजीशन -1 के। जब तक हमारे पास वो जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल है पोजीशन -1 के, मतलब जैसे 4 थी पोजीशन तो 3 के लिए भी चलना है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। 4th पोजीशन तो हम क्या चाहते हैं, वो 3 के लिए भी चले, तो ग्रेटर इक्वल पोजीशन -1 प्रोवाइड कर दिया हमने इस तरीके से। और यहाँ पे ये शिफ्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। जैसे ही शिफ्टिंग परफॉर्म हो गई उसके बाद हम यहाँ पे जो डेटा जो प्रोवाइड कर रहे थे वो कहाँ पे लेके आना चाहेंगे, तो हमारे पास जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था वो था n-1 पे। लेकिन अब हमें कहाँ इंसर्ट करवाना है, वो जो p पोजीशन है अगर वो 4 है तो 4-1 पे, मतलब 3 पे हमें उस वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। पोजीशन के लिए वेरिएबल p ले रखा है, पोजीशन नहीं, सपोज p जो ले रखा है, इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। बट इस पर्टिकुलर केस में इनिशियली डायनामिक मेमोरी लोकेशन अगर हुआ था 7 एलिमेंट्स का, तो अचानक से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कैसे आ जाएगा, n-1 वाले को उससे +1 वाले पे रख रहे हो, मतलब इंडेक्स n पे। 7 एलिमेंट्स के लिए जो इंडेक्स मिला होगा वो 0 से 6 तक मिला होगा, इंडेक्स 7 वाले पे अगर रखना चाह रहे हो, मतलब उतनी तो मेमोरी है ही नहीं। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेमोरी रीएलोकेट। मेमोरी रीएलोकेट जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं उसे ध्यान से समझें। तो जैसा हमारा ये मेलॉक फंक्शन हुआ करता था, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बस फंक्शन का नाम बदल गया इस बार। फंक्शन का नाम है रीएलोक। रीएलोक का मतलब मेमोरी पहले मिल चुकी है या तो मेलॉक से या कैलॉक से, फिर आप चाहते हो उस मेमोरी को रीएलोकेट करना। और ये जो रीएलोक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसका जो पैरामीटर है वो पैरामीटर मेलॉक की तरह तो है, इसका एक पैरामीटर जो है इसका सेकंड पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर इसका क्या है, वो है यहाँ पे वो पॉइंटर जिसके पास पहले वाला एड्रेस अवेलेबल है। मतलब बात कुछ ऐसी, जैसे सपोज वो इवेंट के लिए 10 पर्सन का ग्रुप आया था, वो ग्रुप जहां पे बैठा था वो जगह हमें पता चल गई थी, एक बार जगह ढूंढी थी किसी तरीके से, वो पूरा ग्रुप 10 पर्सन का एक साथ बैठ गया। अचानक से किसी पर्सन का कॉल आया, और सपोज एक पर्सन या 2 पर्सन या 5-10 पर्सन और आ रहे हैं उसी ग्रुप के साथ बैठने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें ना और मेमोरी चाहिए, लेकिन वो देखते हैं साथ वाले ही जो चेयर्स है वहां पे जगह ही नहीं है, ऑलरेडी कोई और बैठा हुआ है। तो हो सकता है वो ऐसा कर रहे हैं कि नई मेमोरी ढूंढें जहां पे ये पुराने 10 और नए आने वाले वो सब बैठ सकें, वो चेयर ढूंढ रहे हैं। फाइनली जैसे ही वो नई मेमोरी मिलती है जहां पे ये कंप्लीट नया साइज आ सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करते हैं, पुराना डेटा वहां शिफ्ट करते हैं, पुरानी मेमोरी फ्री कर देते हैं। बट बाई चांस अगर वो जहां 10 कैंडिडेट बैठे हैं एक और पर्सन आने वाला है और एक चेयर कंटिन्यूटी में ही अवेलेबल है, तो हो सकता है सेम उसी जगह पे उस चेयर को भी एलोकेट कर लें। तो क्या होगा, सेम एड्रेस भी आ सकता है, एड्रेस चेंज भी हो सकता है। तो पुराना एड्रेस यहाँ पे दिया, रीएलोकेशन परफॉर्म होगा, और फाइनली जो एड्रेस असाइन करना है वो वापस हम उसी एरे को देना चाहते हैं, तो फिर से हमने ए प्रोवाइड कर दिया कि जब नया मेमोरी एलोकेशन हुआ है पुरानी मेमोरी को काम में लेते हुए, इंक्लूड करते हुए, वो जो नया मेमोरी लोकेशन हुआ है उसे किसको एड्रेस देना है, वही ए को प्रोवाइड कर दिया। तो कुछ इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे। लेकिन एक चीज ध्यान देने की, ये जो एन हमारे पास अवेलेबल है, ये एन हमने जो अभी प्रोवाइड कर रखा है, ये एन कौन सी वैल्यू है, अगर यूजर ने इनिशियली 7 दिया था तो ये 7 ही है, हमें इसे 8 करना है। 8 करने का तरीका क्या, तो अगर ये पहले एन था तो हमने इसे कर दिया n+1। नंबर ऑफ एलिमेंट पहले अगर 7 थे तो अब हो जाएंगे 8। उतनी मेमोरी हमने फाइनली लास्ट जो मेमोरी हमें मिलनी है इससे वो बताई है यहाँ पे। स्टार्टिंग में कितनी थी वो नहीं बताई, या कितनी और चाहिए वो नहीं बताई, फाइनली टोटल मेमोरी अब कितनी चाहिए
वो यहाँ पे बता दिया। n+1 नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास 7 थे तो n+1 का मतलब है 8, और 8 के करस्पॉन्डिंग हमने ये प्रोवाइड कर दिया। या फिर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जब इंक्रीज करने ही है तो n++ पहले कर लो। नंबर ऑफ एलिमेंट पहले इंक्रीज हो गए तो अब ये वैल्यू क्या हो गई है 8। तो ध्यान रखने की चीज, अब यहाँ पे जब n प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये नया n है जिसमें पुराने n से ज्यादा एक और एलिमेंट अवेलेबल है। तो नया साइज जैसे भी चाहिए, अगर आपको जितने एलिमेंट थे उतने ही और चाहिए तो 2 × n भी कर सकते थे। तो जितनी मेमोरी आप चाहिए वो हमने प्रोवाइड कर दिया रीअलोक की हेल्प से। और बिल्कुल रीअलोक के साथ भी आप चाहें तो ये चीज चेक कर सकते हैं कि अगर ये नया साइज मेमोरी नहीं मिल पाई तो क्या करना है, फिर से प्रोग्राम खत्म कर देना है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रीअलोक जो है मैलोक कैलोक की तरह दो अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है जो रीअलोकेशन प्रोवाइड करता है। मैलोक और कैलोक दोनों को यूटिलाइज करती है। तो कुछ इस तरीके से चाहे कि अगर अब मेमोरी नहीं मिल पाई बाई चांस वो नया साइज, तो मेमोरी नॉट अवेलेबल का मैसेज दिया और फिर से प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहे हैं। और इस बार सपोज ये वैल्यू दे दी 2, कि अगर 1 पहुंची कंपाइलर के पास इंफॉर्मेशन तब तो यहां से गया, 2 पहुंची तो यहां से गया। मतलब 1 पहुंची तो मतलब पहली बार में ही मेमोरी नहीं मिल पाई, 2 पहुंची अगर कंपाइलर के पास इंफॉर्मेशन तो इसका मतलब दूसरी बार में मेमोरी नहीं मिल पाई। बट हम बिगिनर लेवल पे, हम लर्निंग फेज पे जो ये डिस्कस कर रहे हैं, इस वैल्यू का डिफरेंस अभी हमें पता नहीं चलेगा। अभी जो हमने ये प्रोवाइड कर रखा है रीएलोकेशन हो गया है। अब अगर रीएलोकेशन हो गया तो इस केस में n-1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो n इनिशियली 7 था, हमें फाइनली करना है 8, वो हमने कर दिया। अब 8-1 होने पे वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 7 इंडेक्स का मतलब क्या, तो यहां तक जो अवेलेबल है 0 से 6 तक अवेलेबल है। 7 का मतलब इसके बाद वाला प्लेस, एक तरीके से समझने के लिए कुछ ऐसा ड्रॉ कर दें, तो ये वाला प्लेस है हमारा इंडेक्स 7, और इसके लिए अगर लूप चला रहे हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, इससे पहले वाले को इसमें असाइन करना चाहते हैं। इस बार जो टास्क है वो क्या, आई पोजीशन जिसके लिए चल रहा है उसके लिए इससे पहले वाले को इसमें असाइन करना चाहते हैं। अगर हम लूप का इनिशियलाइजेशन चेंज नहीं करना चाहते बाय चांस, तो हम कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं, आई को n-1 रखा, आई पोजीशन पे जो वैल्यू अवेलेबल है उस वैल्यू को हम असाइन करना चाहते हैं कहा, a(i+1) पे। तो ऑलरेडी क्या दे रखा था हमने, यही दे रखा था आई थिंक। ओके, एक बार वापस देखते हैं ना, कुछ कंफ्यूजन रहा हमने। हम यहाँ पे जैसे ओके, आई हमारा जो अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, टोटल 7 एलिमेंट्स थे, तो n++ करने पे वो हो गया था 8, और 8-1 मतलब 7, तो ये है 7 वाला इंडेक्स। और इस केस में हम क्या चाहेंगे, जिसके लिए चल रहा है उसके पास उससे पहले वाले एलिमेंट का डेटा असाइन करना है। तो कैसे दे रहे हैं इस चीज को उसे समझें, कि जिसके लिए चल रहा है मतलब आई के लिए चल रहा है, तो आई वाले के तो पास देना है किसका डेटा, उससे पहले वाले एलिमेंट मतलब i-1 वाले का डेटा असाइन करवाना है। और इस केस में अगर हम चलते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, तो यहाँ पे असाइन करवाते हैं इससे पहले वाले का डेटा। जब इस पोजीशन के लिए चलते हैं तो इस केस में 9 यहाँ कॉपी करवा देंगे। जब इस पोजीशन के लिए चलेंगे तो यहाँ पे 2 कॉपी करवा देंगे। जब यहाँ के लिए चलेंगे तब यहाँ पे 11 कॉपी करवा देंगे। फाइनली इस पर्टिकुलर के लिए चलने की जरूरत नहीं है, मतलब कहां तक चले, फाइनली हम यहां तक चले, पोजीशन जब 4 दी थी तो 0 1 2 3 4 तक ही चले। तो पोजीशन -1 तक चलने की जगह अब हम जो लूप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहां तक दे रहे हैं, पोजीशन तक का ही लूप प्रोवाइड कर रहे हैं, कि कहां तक चल रहा है ये लूप, जब तक वो वैल्यू पोजीशन या पोजीशन से बड़ी है तब तक ये लूप चल रहा है। फाइनली जो इंसर्ट कर रहे हैं वो तो पोजीशन -1 पे ही वो वैल्यू इंसर्ट कर दी, और रिजल्टेंट एरे कुछ इस तरीके से हम प्रिंट कर रहे हैं जहां n चेंज हो ही चुका है। देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। और एक चीज और, रीएलोकेशन परफॉर्म हुआ है भले ही यहाँ इस एग्जांपल में, बट फाइनली जो मेमोरी फ्री करनी है उसके लिए फंक्शन वही फ्री फंक्शन अवेलेबल है। और रीएलोक मैलोक कैलोक फ्री की तरह ही उसकी हेडर फाइल है stdlib.h। टर्बोसी पे alloc.h भी काम में ले सकते हो, आइदर stdlib.h और alloc.h, दोनों में से कोई सी भी अगर टर्बोसी पे वर्क कर रहे हैं तो।
बट devc पे alloc.h तो है ही नहीं, तो यहाँ काम में ले रहे हैं हम stdlib.h। प्रोग्राम कंपाइल कर चुके हैं, एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जैसे इनिशियली 6, वैल्यू दे दी हमने सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसी दे दी हमने ये वैल्यू। हम यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो सपोज इंसर्ट कर रहे हैं 50। कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं हम? पोजीशन सपोज 5 पे इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब डेटा क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 50 5 6, कुछ इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड किया था तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 2 3 4, फिर 50, फिर 5 और फिर 6। एक बार इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को फिर से देखते हैं, थोड़ा सा लाइन चेंज कहाँ करना है वो चेंज करते हुए ना। तो लाइन चेंज हमें जो करना है वो यहीं पे हमने पहला लाइन चेंज करवा दिया ना। इस तरीके से हमने दे रखा है, इस प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल एंड एक्सिक्यूट। नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जैसे हमने यहाँ 4, वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज 22 31 47 90। यहाँ जो डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं सपोज वो वैल्यू हमने दे दी है से 11, और 11 जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ? 1 पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है, बाकी सारे डेटा ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो गए। यहीं पे अगर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए सपोज 5, वैल्यू प्रोवाइड कर दी 23 41 78 एंड 22 एंड कुछ भी 45, और नया जो डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं सपोज वो प्रोवाइड कर दिया हमने यहाँ पे 60, जिसे इंसर्ट करना चाहते हैं हम पोजीशन 2 पे। तो 23 के बाद और बाकी सबसे पहले आता है। सिमिलरली हम इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट दे दी जैसे 5, वैल्यू हम दे रहे हैं 12, कुछ भी रैंडम वैल्यूज, एंड इस केस में जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो दे दिया सपोज 90, और 90 जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो कहाँ पे है? 5 एलिमेंट्स हैं, हम दे रहे हैं 5th पोजीशन पे ही। तो देखते हैं क्या डेटा आया, बिल्कुल सही डेटा आ रहा है, इस तरीके से 90 आ गया, 75 उसके बाद में। एक बार वापस हम इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 दिए, वैल्यू हम दे रहे हैं जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, नेक्स्ट वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5, और उसकी पोजीशन भी दे रहे हैं 5, मतलब कहाँ? 1 2 3 4 के जस्ट बाद में, और वो भी आ रहा है। बट यहीं पे अभी एक छोटा सा चेंज और जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे 4 दिए थे, 1 2 3 4 हमने प्रोवाइड किया, वैल्यू जो दे दी वो दे दी सपोज 60, और पोजीशन जो दी वो हमने दे दी सपोज 7। इस केस में जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे गार्बेज डेटा, क्योंकि हमने लूप प्रोवाइड कर दिया उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग। अगर तो वो लूप तो बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे वो लिमिट से स्टार्ट होता है, n के रेस्पेक्टिवली लूप स्टार्ट हो रहा है, जो लूप चला ही नहीं। लूप की इनिशियल वैल्यू ही ऐसी आई जिसके कारण वो पोजीशन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप चला ही नहीं। लेकिन स्टोर कहाँ किया वो डेटा? p-1 पे। तो यहाँ पे कभी अगर ऐसा हो कि जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो पोजीशन ऑलरेडी जितने डेटा अवेलेबल है उनसे +1 से भी ज्यादा है, तो उस केस में अगर आप वहां पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवाना चाहते तो आप प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट कर सकते हैं। एक बार ऐसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर हमने ये जो पोजीशन पूछी, इस पोजीशन को हमने चेक किया कि अगर ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन n की वैल्यू जो हमारे पास अवेलेबल थी सपोज 7, उस पे +1 करते तो होती 8। 8 से अगर ये बड़ी है, 8 तक होना चलेगा, n अगर 7 था तो 8 भी दिया जा सकता है उसके जस्ट बाद वाली, लेकिन 8 से अगर बड़ी है उस वक्त अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इनवैलिड पोजीशन, ये मैसेज दिया, और इस इनवैलिड पोजीशन के साथ ही आप यहीं पे ही अगर अपना ये प्रोग्राम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो दे दिया हमने ये गेट ch, और गेट ch के साथ ये प्रोवाइड कर दिया एग्जिट फंक्शन, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। और यहाँ एग्जिट, तो टास्क कुछ करना चाह रहे थे, मजबूरी में बाहर जा रहे हैं, तो एग्जिट के साथ 1 2 3 जैसी कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू दें? ऑलरेडी एग्जिट आ चुका है क्या? यहाँ अभी तक बिल्कुल आ चुका है एग्जिट 1, उसके बाद ये वाला एग्जिट आ रहा है तो इसे दे दिया जैसे एग्जिट 2, और इस पर्टिकुलर को जैसे कर दिया हमने एग्जिट 3, क्योंकि तीनों फेलियर वाले केसेस हैं, अलग अलग फेलियर वाले केसेस जो आ रहे हैं उनके अलग अलग वैल्यू देते हैं। कंपाइल किया हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट किया, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया 4, वैल्यू दे रहे हैं जैसे 1 2 3 4, एंड वैल्यू दे रहे हैं इंसर्ट करने के लिए 60, पोजीशन दे दी सपोज 9, तो इस केस में आ रहा है इनवैलिड पोजीशन, और यही प्रोग्राम खत्म।
तो ये हमारी अप्रोच एग्जिट फंक्शन का यूज भी आपको बेटर आइडिया लग गया होगा रीएलोकेशन के लिए जो अवेलेबल है। और रीएलोक की हेल्प से अगर हम यहाँ पे सपोज n माइनस माइनस करके कर रहे होते टास्क परफॉर्म, तो ये n अगर 7 था तो इस बार 6 एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट करता। और इस केस में क्या करता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस केस में क्या करेगा, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देगा। सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हटा दिया मतलब मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहेगा कि वो जैसे उसने मेमोरी रखी नहीं रखी। जैसे 10 कैंडिडेट बैठे हुए थे, अचानक से कोई कहता है कि मुझे जाना है, तो जाने वाले केस में वो 9 का ग्रुप एक साथ रहना चाहिए। इस कारण से अगर बीच में से भी किसी को हटाना है ना, तो सपोज 5th पोजीशन वाले को हटाना है तो 6th वाला 5th की जगह पे आ जाएगा, 7th वाला 6th की जगह पे आ जाएगा, 8th वाला 7th की जगह पे, एंड सो ऑन। सबसे लास्ट वाला 9th पोजीशन पे आ चुका हो और सबसे लास्ट वाली चेयर अलग हो गई है, उसे कह देंगे ये अब हमारे काम की नहीं है, कोई और लेना चाहे काम में तो ले लो। तो होपफुली आप सभी को ये बात पता चली होगी, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है। ये रीअलोक आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें एक एरे रीड करने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन का डेटा डिलीट करना होता है, वैल्यू पूछने की जरूरत नहीं है, केवल वो पोजीशन पूछिए जिस पोजीशन का डेटा डिलीट करना चाहता है। ट्राई करना एंड देखना कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो होपफुली यहां तक की बात क्लियर होगी।